नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस मॉडल पेपर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए। हर हाल में आपके 15 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर इस मॉडल पेपर के सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया, या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से आते हैं तो 15 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझें। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए नीचे कमेंट में बताएं, उसको हम अलग से भी बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को मैथ में ही होती है। सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ में ही लगती है। तो मैथ में आपकी बैक ना लगे, अच्छे से अच्छे नंबर आए, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी वर्ग समीकरण के क्वेश्चन से। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दे रखा है 6x² + 17x + 12 = 0। 0 है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम उस वैल्यू को बराबर रखेंगे 0 के और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² के साथ 6 लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर ये नंबर है अकेला 12। तो ये जो नंबर अकेला होता है और जो x² के साथ लगा होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 छंग 72, 72 नंबर याद रखिएगा। अब इस 72 को ध्यान से समझना, ये जो 17x बीच में है इसको हमें दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 72 आए और जोड़ने या घटाने पर 17 आए। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? तो वो नंबर हम 72 के अगर गुणनखंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो दो नंबर कौन से होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 2 से कट जाएगा 36 और ये 2 से कट जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से फिर 1। तो ये आपका आ गया 2 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो देखना है वो नंबर कौन से मिल सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9। तो 9 और 8, 9 8 72 और 9 8 17 भी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वो दो नंबर मिल चुके हैं जिनकी हमें तलाश थी, यानी 9 और 8। तो 6x² ऐसे ही रख दो, 17x को 9x और 8x के फॉर्म में तोड़ लिया है, +12 = 0। अब यहाँ से इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है? इन दोनों में 3 कॉमन मिल सकता है। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और x कॉमन मिल सकता है। तो 3x कॉमन ले लेते हैं इसी। तो यहाँ 3 दूना 6 और x आ जाएगा। x² से x कॉमन लिए तो x बचेगा। अब यहाँ पर देखो 9x है, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3। ठीक है, और जो यहाँ आया यही सेम टू सेम उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। 2x + 3 = 0। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का 8x है और यहाँ पर हम 2x ले चुके हैं, तो यहाँ पर केवल बचेगा 4, 2 चौको 8x। ठीक है, अब 3x और +4 एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3 रख लेते हैं = 0। अब यहाँ पर ये जो गुणनखंड किए हैं इसको पूरे को 0 के बराबर रख लेंगे। 3x + 4 = 0, 2x + 3 = 0, यानी इसको भी 0 के बराबर कर दिया, इसको भी 0 के बराबर कर दिया। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस का 4 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, -4 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी -4/3। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये प्लस का 3 है, उस तरफ जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई -4/3, एक वैल्यू आ गई -3/2। तो इस तरह यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई। अगर ये यहाँ पर ये 0 ना लगा होता तो हम केवल यहाँ तक करके ख़त्म कर देते क्वेश्चन को। ठीक है, हमें एक गुणनखंड निकल आए और हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर बराबर 0 लगा हुआ है तो हमें ये पूरा यहाँ पर करना होगा और x की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह संख्या ज्ञात करो जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 हो। तो मान लेते हैं वह संख्या है x। माना वह संख्या बराबर x। ठीक, अब कह रहे हैं x और उसके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट, यानी x है तो 1/x। इनका योग कितना है? 50/7। ठीक, अब इसको कर लो, x और 1/x को जोड़ लो तो ये आपका आ जाएगा x²
प्लस 1 इक्वल टू 50/7। अब इसको आप तिर्या गुणा कर दो 1 और ये x का मल्टीप्लाई कर देंगे 50x और ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा। तो 7x² प्लस 7 इक्वल टू 50x। अब 7x² 50x इधर ले आओ और प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसके गुणनखंड निकालो 7 सत्ते 49। तो 7x² इसको हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर 49 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 50 आ जाए। तो -49x माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0। 49 एकम 49 और इसको जोड़ देंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब यहाँ से आप यहाँ पे कॉमन ले लो। तो आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो जब यहाँ से हम 7x को कॉमन लेंगे तो 7x और यहाँ पर बचेगा x और फिर उसके बाद -49x में 7x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7। यही उठाकर हम दूसरी साइड में रख देंगे x माइनस 7। उसके बाद आपने देखा होगा -x प्लस 7 है तो जब -x से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इन दोनों को बराबर कर देना है। 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1/7 आएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू एकदम सही होती है उसी को हम लोग लेते हैं, यानी पॉजिटिव हो वैल्यू और बटे बटे में ना हो। तो यहाँ पर माना वह संख्या x थी तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर 7। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर आपका निकल आया। तो वहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो 7 निकल के आ गई। आराम से समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप नीचे कमेंट में। यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 आता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 आता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करो। देखो यहाँ पर सीधा सीधा कोई संबंध नहीं दिया हुआ है पिता और पुत्र की आयु में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का कोई संबंध दिया हो। जब वर्तमान आयु का कोई संबंध नहीं दिया है तो हमें इन दोनों को अलग अलग मानना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पिता की आयु x है माना और पुत्र की आयु y। वर्ष यहाँ पर आप जरूर लिख देना। ठीक, आगे देखो। अब यहाँ पर जो पहली कंडीशन में कह रहा है आप सीधा वैसे ही कर दो। पिता की आयु में, ये रही पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। ये लो पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया तो योगफल कितना आ गया 70। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अगले स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं यदि पुत्र की आयु में, ये लो पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 आता है। तो ये आपके सामने 2 समीकरण निकल के आ गई, और 2 समीकरण निकल के आ गई तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पर हम आसानी से पता कर सकते हैं x और y। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरण में किसी x या y किसी एक को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ 2x है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि या तो इस वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y और 7 2 जा 140 यानी 140। अब यहाँ पर समीकरण 2 और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चिन्ह बदल लेंगे, 2x कट गया, y माइनस 4y ये माइनस का 3y बचेगा, और ये 140 में जब 95 घटाएंगे तो ये बचेगा 45 माइनस का, क्योंकि बड़ा जो होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में बराबर के इस साइड आएगा तो y की वैल्यू आ गई 15।
यानी जो आपके पुत्र थे उनकी उम्र कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 15 वर्ष। तो इस तरह जब हमने y की वैल्यू यानी पुत्र की वैल्यू निकाल ली है तो इसी y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखकर पिता की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो चलिए y की वैल्यू हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 थी x + 2y = 70। तो x + 2y की वैल्यू 15 थी तो हमने 15 रख दिया 70, और x + 30 = 70। ये 30 प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 40। अतः पिता की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y का मान निकला था 15, तो ये हो जाएगी 15 वर्ष। इस तरह ये आपके दोनों आंसर आ गए, पिता की आयु भी निकल के आ गई और पुत्र की आयु भी निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए और इसका आंसर नीचे कमेंट बताइए। पहली थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है, दूसरी थाली का व्यास बताओ जिसका क्षेत्रफल पहली थाली का आधा हो। तो अब इस प्रश्न में आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सरल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसको करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो नीचे कमेंट में तब भी बताइए, मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो, मैं इसका आंसर बता दूंगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ रखने में प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय होता है। प्रति वर्ग मीटर में 2.25 मासिक व्यय होता है। यदि मासिक व्यय 3600 रुपये हो तो बाग की लंबाई बताओ। देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का ये मतलब है कि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको ये मालूम होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, ये होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि जो मासिक व्यय है वो 3600 रुपये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो निकलेगा कैसे? देखो प्रति वर्ग कितना खर्चा आ रहा है, प्रति वर्ग मीटर खर्चा आ रहा है 2.25, और कुल खर्चा कितना है, या कुल खर्च कह सकते हैं, कुल व्यय कह सकते हैं, वो है 3600 रुपये। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो निकल आएगा अगर हम 3600 को 2.25 से डिवाइड कर दें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक यानी प्रति वर्ग मीटर में 2.25 खर्चा हो रहा है और कुल खर्चा आपका 3600 हो रहा है। तो 3600 अगर कुल खर्चा हो रहा है तो 2.25 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उस पूरे एरिया का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। जब 3600 को 2.25 से डिवाइड करेंगे तो ये 1600 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब जब क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर आ गया तो इसको हम भुजा के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो भुजा स्क्वायर बराबर 1600। तो जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा √1600। तो आंसर आपका आ गया 40 मीटर। तो इस बाग की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई, वो आ गई 40 मीटर। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका आंसर सही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं बॉक्स में। तो ये बताना है कि बॉक्स में गोलियों की कितनी तह होंगी। 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी हुई हैं और बॉक्स में गोलियों की कितनी तह होंगी, इसको निकालने के लिए देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि घन के रूप में रखी हुई हैं, घन के रूप में रखी हुई का मतलब ये है कि जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और उतनी ही ऊंचाई है। ठीक है, ऐसे समझो इसको कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई है और उसकी उतनी ही ऊंचाई है। तो ये घन के रूप में रखी हुई हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि कितनी तहें हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉक्स में गोलियों की तहें बराबर 42,875 का सीधे सीधे क्यूब रूट यानी घनमूल आपको निकाल देना है।
42,875 का घनमूल हो सकता है आपको याद ना हो क्योंकि बड़ा नंबर है, तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 का घन कितना होता है। ये होता है आपका 8,000, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 जीरो। 30 का कितना होता है 27,000। 40 का कितना होता है 64,000। यानी ये हमें पता चल गया कि ये 30 और 35 के बीच में, क्योंकि 30 का है 27,000, 40 का है 64,000, तो 30 और 40 के बीच में है। अब लास्ट में है 5, तो ये बताओ 30 और 40 के बीच में 5 किस नंबर के आखिर में आता है? तो वो आता है 35 के। तो ये जो 42,875 है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये 35 आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल गया। तो गोलियों की तह बराबर हो गई 35। इस तरह आसान सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, ओ वृत्त का केंद्र है OA, वो है 5, यानी OA जो है वो त्रिज्या है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो जीवा है वो AB है और वो 8 है। केंद्र O से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD खींची गई है। अब रेखाखंड CD की माप आपको निकालनी है। C और D की माप यहाँ पर निकालनी है, तो वो कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो आपकी ये जो OA दे रखा है ये त्रिज्या है, ये है 5, ठीक है। उसके बाद AB जो दे रखा है ये AB पूरी, ये 8 है, ठीक है। इसको मैं पहले वर्बली आपको समझा दे रहा हूँ। तो जब यहाँ से ये इसके ऊपर एक सीधी रेखा यानी लंब गिराया जा रहा है, तो वो लंब इस AB को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। अब AB है 8, तो ये आपका 4 हिस्सा हो जाएगा और ये हिस्सा आपका 4, AC बराबर 4 हो जाएगा और CB बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम OA और AC की मदद से इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम यहाँ पे लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो OA है 5 का स्क्वायर, AC आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर और OC आपका निकाल लेना है। OC स्क्वायर यानी 25, ये इधर आ जाएगा -4 चौक 16 और OC जो आपको निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक। OC ये वाली कितनी निकल के आ गई? 3 निकल के आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, हमें निकालनी है CD। ध्यान देना, ये O से लेकर A यानी केंद्र से लेकर जो परिधि तक जाती है वह होती है त्रिज्या। ये O से लेकर D यानी ये भी आपकी एक त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र से परिधि तक जा रही है। तो OA बराबर OD, ये दोनों कितने हैं? ये है 5, त्रिज्या कितनी है? 5। जब ये आपका यहाँ से यहाँ तक 3 निकल के आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 और 2 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? O से D 5। तो यहाँ पर ये जो आपका निकल के आया CD, ये कितना निकल के आया? ये 5 निकल के आया। अब इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में कैसे करेंगे वो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि OA बराबर OD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ये त्रिज्या है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल OAC, OAC ट्रायंगल से हम OC की वैल्यू निकालेंगे, जैसा अभी हमने आपको करके बताया था। तो वहाँ पर OC कितना निकल के आ गया था? वो आ गया था 3 सेंटीमीटर। इसको हम अगर पूरा सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो आएगा OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो इसी तरह अभी ये मैंने पूरा आपको करके दिखाया था, वहाँ पर OC स्क्वायर √9 आ गया था, OC स्क्वायर बराबर 9 आ गया था, और OC स्क्वायर हटाएंगे 9, तो ये OC आपका 3 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे OD बराबर OC प्लस CD, ठीक। OD बराबर OC प्लस CD, तो OD आपका 5 था, OC 3 निकल के आ गया और CD आपको निकालना है। तो ये 3 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, 5 - 3, तो ये CD की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। इस तरह CD का आंसर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर आप दौड़ा लें तो वहाँ पर इसका आंसर आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, मध्यिका ज्ञात करनी है, जूते की माप दे रखी, विद्यार्थी संख्या दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे जूते की माप, दूसरी साइड लिख देंगे विद्यार्थी की संख्या, और तीसरी तरफ लिखेंगे संचयी बारंबारता। यहाँ पर आपको एक कॉलम अपने आप से खींचना है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 8, 15 और 6 का 6 उतार लीजिए और 5 का 6 में जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। 11, 8, 19, 19, 15, 34, 34, 6, 40। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 40, ये n है। और 40 क्या होता है, ये सम होता है। हमें ये पता करना बेहद ज़रूरी है कि ये जो सम है कि विषम है, क्योंकि अगर सम है तो उसका फॉर्मूला अलग लगेगा और जो विषम होगा उसका फॉर्मूला अलग लगेगा। ऐसी कंडीशन में हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है। इसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे और मध्यिका की वैल्यू निकालेंगे। तो सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि मध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक। और इन सभी का बटे करेंगे 2। तो आपको मालूम है n हमने कितना निकाला था, 40 निकाला था। तो 40/2 वां पद प्लस 40/2 + 1 वां पद बटे 2। अब 40/2 कितना होता है, ये होता है 20, तो 20वां पद, और यहाँ से 20 + 1 यानी 21वां पद बटे 2। तो यहाँ पर इस वाली टेबल से हमें ये पता करना है कि 20वां पद कौन सा है और 21वां पद कौन सा है। तो यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन में ये देखना है कि यहाँ पर 20 से जस्ट बड़ी या उससे बड़ी संख्या कहाँ है और 21 से बड़ी संख्या कहाँ है। तो 20 से बड़ी संख्या है 34 और 21 से बड़ी संख्या है 34। तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने वाला हमें देखना है, ठीक है। ये वाला कॉलम है, यहाँ से हमें मध्यिका उठानी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है, वो आ रहा है 7। तो हम इसी 7 को यहाँ पर लेंगे, यानी 20वां पद 7 है और आपका 21वां पद 7 है। तो 7 और 7 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आपको मालूम है कि क्या आना है, तो 7 और 7 होता है 14, 14/2 यानी 7। तो आपकी जो मध्यिका निकल के आ गई, यहाँ पर लिखेंगे मध्यिका बराबर 7। यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला गया तो 90 बार एक साथ दोनों पर चित आया, तो चित आने का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा कुल परिणाम। छोटा सा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको बड़ा दिखाना होगा। कुल परिणाम बराबर 400 और यहाँ लिखेंगे संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितने आ रहे हैं, वो आपके आ रहे हैं 90, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 90 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, लिखना होगा चित आने का प्रतिशत बराबर संभावित परिणाम गुणे 100 बटे कुल परिणाम, ठीक। तो संभावित परिणाम है 90 गुणे 100। ये सीधा सीधा परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से परसेंटेज को मिक्स कर दिया गया है प्रायिकता वाले चैप्टर में। तो कुल परिणाम है 400, तो इसको काट लेंगे, 4 आ जाएगा। 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22.5%। तो ये आपका आंसर आ गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, प्रायिकता के क्वेश्चन में परसेंटेज को डाल दिया और ये क्वेश्चन बना दिया। आगे देखते हैं। एक समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक दूसरी की दोगुनी हो तो दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो मान लो जो पहली भुजा है वो x और दूसरी मान लो 2x के भी दोगुनी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x, ठीक। पहली हो गई x और दूसरी हो गई 2x। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जो सूत्र है उसी में फिट कर देनी है। जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 b1 + b2 × h। b1 आपकी हो गई पहली समांतर भुजा, ये हो गई दूसरी समांतर भुजा और ये ऊंचाई। तो क्षेत्रफल 240 दे रखा है, 1/2। b1 को x मान लो और b2 को 2x मान लो और h आपका 15,
ठीक, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गई बात। अब 15 को उस तरफ भेज देते हैं, 240/15 और 1/2 और ये 2x और इस 1/2 को भी उस साइड भेज देते हैं। ये जो 2 डिवाइड में है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर x और प्लस 2x ये 3x हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 240/3 गुणे 15। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप 3 अट्ठे 24 और ये 80 हो जाएगा। अब इसको x की वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.67। ठीक, ये कितना आ गया 10.67, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली भुजा जो निकल के आ गई वो आ गई 10.67 मीटर। दूसरी भुजा कैसे आएगी, इसी का 2x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.67 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.33 या 34 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर दोनों भुजाएं निकल के सामने आ गई हैं। इस तरह आपको आंसर निकाल लेना। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर एक वृत्ताकार घास का मैदान है। वहाँ पर क्या है कि आर पार जाने के रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता ऐसा है कि आप बीच की व्यास से जा सकते हैं और एक रास्ता है कि परिधि से होकर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये बताना है कि दोनों रास्तों में तो अंतर 16.4 का है और घास के मैदान का व्यास और परिधि आपको ज्ञात करनी है। मान के चलो ये सेंटर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ तक जाना है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से व्यास से होकर एक रास्ता जा रहा है, सीधा पहुँच गए, और एक रास्ता ये आपका ये परिधि से होकर जा रहा है, ये यहाँ पर। ठीक, तो ये जो परिधि है ये हम कह सकते हैं कि ये आधी परिधि है। ठीक है, क्योंकि ये व्यास से डिवाइड हो रही है, बीच में व्यास है, एक एरिया इधर एक एरिया इधर, तो ये आधा वृत्त आपका है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि परिधि को अगर हम काउंट करें तो ये आधी परिधि आपके सामने बताई जा रही है। यानी आधी परिधि और व्यास का अंतर बता रहे हैं 16.4 है, जैसा लिखा है। व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर, दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा यही यहाँ पर कर सकते हैं कि जो व्यास का और परिधि का दोनों को घटा दें और 16.4, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं आधी परिधि माइनस व्यास बराबर 16.4, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। तो आधी परिधि होती है 2πr। ठीक, लेकिन हमें आधी परिधि करना है तो यानी 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल हम यहाँ पर लेंगे πr माइनस व्यास क्या होता है, त्रिज्या होती है r और व्यास होता है 2r। अब यहाँ पर r कॉमन ले लेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 माइनस r यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा 2, 16.4। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे 22 माइनस 14/7 इक्वल टू 16.4। तो ये 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 16.4 गुणे 7, और ये 22 माइनस 14 ये 8 हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी 14.35। ठीक, ये कितनी आ गई 14.35, ये आपकी मीटर में आ गई। ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, अब अगर त्रिज्या आपके सामने आ चुकी है तो आप चाहे व्यास निकालना चाहो और चाहे परिधि निकालना चाहो, सब कुछ निकल आएगा बड़े आसानी से। तो सबसे पहले हम घास के मैदान का व्यास निकाल लेते हैं। तो व्यास बराबर हो जाता है 2r और 2 × 14.35 यानी 35 दूना 70 और 14 दूना 28, 28.7 मीटर आपका व्यास निकल आया। बात करें परिधि की तो परिधि होती है 2πr, तो 2 × 22/7, r आपका कितना था 14.35। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 9.2। ठीक है, तो ये 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, r 14.35 यहाँ पर वैल्यू रख दी
और परिधि आपकी आ गई 9.2। तो इस तरह ये आंसर आपका आ चुका है। इस तरह हमने यहाँ पर सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और साथ ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। अगर आपने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया तो नीचे कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग दौड़ाइए और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।